जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी गर्मी है, तो इस गर्मी के मौसम में आपकी स्टडी है जो थोड़ी बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में आप थोड़ा सा फ्री होते हो और सिलेबस की इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। तो इन दिनों में आप जितना ज़्यादा सिलेबस से आप लंबा खींच पाते हो उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए जो बेटर आने वाले डेज हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगे। तो हिंदी मीडियम की जो सेकंड क्लास है अपनी, वो साइंस की क्लास है, धातु और धातु की। वो सेकंड क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लास में जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है। कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कराएंगे। फर्स्ट क्लास में हमने जो मेटल और नॉन मेटल धातु और अधातु थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो, वो हमने पढ़ी थी। भौतिक जो गुणधर्म थे उनको डिस्कस किया था। आज हम इनके रासायनिक गुणधर्मों को डिस्कस करेंगे और इसी से आपका रिलेटेड है एनोडाइजेशन क्या होता है और एक्वारेजिया और सक्रियता श्रेणी। ये सारी चीज़ें हम इस जो आपका आज की क्लास रहेगी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण, आज हम जो अपना टॉपिक है मेन वो रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जो भौतिक गुणधर्म थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आज धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। पहला जो गुणधर्म है इनका, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या रिएक्शन आता है, क्या क्या चीज़ें उसमें बदलाव आता है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो रिएक्शन करने पर क्या, रिएक्शन करने के बाद वो हमें, रिएक्शन करने के बाद धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। सामान्यतः गर्म करने पर अभिक्रिया तीव्र होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे यानी O2 के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो हमेशा धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे सोडियम अगर आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। अगर मैग्नीशियम करती है उसके साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ करती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी क्या करती है, आपकी धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम है, तांबा है, लोहा है, ये सारी आपकी धातु है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। आयरन के साथ किया तो आयरन ऑक्साइड बनाया। तो धातुओं का ये पहला गुणधर्म है कि जितनी भी धातुएं होती है अपनी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जितनी भी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, दूसरा गुणधर्म है इनका आपका अम्लों के साथ अभिक्रिया। जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगी, अभिक्रिया करेंगी, तो क्या चीजें होती है, क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है। तो जितनी भी आपकी धातु हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमेशा क्या बनाएंगी, वो लवण बनाएंगी, नमक बनाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेंगे। जितनी भी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका लवण बनता है, साधारण नमक होता है। ठीक है, लवण अलग अलग टाइप का हो सकता है आपका, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं हाइड्रोजन है। जैसे जिंक है, आयरन है और मैग्नीशियम है। जिंक ने हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ रिएक्शन की तो जिंक क्लोराइड बनाया, और साथ में कौन सी गैस निकाली है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगी आपके पास। ठीक है, आयरन ने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन की, अभिक्रिया की, तो आपका क्या बन गया, ये फेरस सल्फेट बन गया, और साथ में क्या है आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं यहाँ से। ठीक है, और मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। तीनों में आपके पास क्या चीज कॉमन है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निष्कासित हो रही है, मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है आपकी। और ये आपके पास ZnCl2, FeSO4 और MgCl2, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, लवण है। ये तीनों आपके पास क्या चीज हो जाती है, लवण है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस दोनों चीजें मुक्त होती है जब भी आपकी धातुएं किसके साथ, अम्लों के साथ रिएक्ट करती है। तो जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी
जितनी भी धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो जल के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है यहाँ से भी। जैसे सोडियम है आपकी, पोटासियम है और कैल्शियम है। सोडियम ने जल के साथ रिएक्शन की H2O के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में आपका क्या निकला है, वाटर, हाइड्रोजन गैस सॉरी। और पोटासियम ने जल के साथ अभिक्रिया की तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में क्या बनाया है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित की। कैल्शियम ने भी ऐसे ही जल के साथ रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो रही है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया है। अब हैलोजनों के साथ अभिक्रिया क्या है, हैलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये वाले समूह होते हैं जो उनको हैलोजन फैमिली यानी हैलोजन परिवार बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड यानी धातु हैलाइड बनाता है। ये धातु है और ये क्लोराइड यानी क्लोराइड। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन के साथ करती है तो ब्रोमाइड बनाएगा, आयोडीन के साथ करती है तो आयोडाइड बनाएगा। यानी सोडियम है, आयरन है, दोनों मेटल्स हैं, आपकी धातुएं हैं। तो ये किसके साथ है, हैलोजनों के साथ, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही अगर ये ब्रोमीन के साथ करती है तो ब्रोमाइड, आयोडीन के साथ करते हैं तो आयोडाइड, यानी धातु हैलाइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु हैलाइड बनाती है। अन्य धातु ऑक्साइडों से भी अभिक्रियाएं, ठीक है। तो कई ऐसी धातु होती है अन्य धातु जो ऑक्साइडों को अपचित करके उनसे धातु भी प्राप्त कर लेती है, ठीक है। एल्युमिनियम है, कार्बन है, जैसे देखिए ये एल्युमिनियम है और ये दूसरा धातु ऑक्साइड है, ये धातु है और ये धातु ऑक्साइड। धातु की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनते हैं आपका दूसरा हमारे पास क्या है, हम यहाँ से क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातु ऑक्साइडों की धातुओं के साथ, धातु ऑक्साइडों की धातुओं के साथ रिएक्शन करने पर धातु प्राप्त कर लेते हैं हम। एल्युमिनियम की, कार्बन की, इसी प्रकार से हमने कॉपर और वहां पर आयरन प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये कुछ गुणधर्म है जो आप इस चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा यौगिकों की प्राप्ति, यहाँ से विद्युत अपघटन प्रक्रिया है उसके द्वारा भी हम यहाँ पर धातु प्राप्त कर सकते हैं। गर्म करके, गर्म संग्रहित अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी। तो मेन आपके यहाँ से यहाँ तक ये आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुणधर्म है वो हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ है, अम्लों के साथ है, जल के साथ है, हैलोजन के साथ है और अन्य ऑक्साइड के साथ है। तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है, आपको इनको अच्छे से रीड करना है। और क्योंकि इन में से ही आपके क्या है, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इनको एक एक करके हम अभी थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, जब भी धातुएं होती है, अभी रीड किया है, उनकी अगर हम ऑक्सीजन के साथ, यानी वायु में क्या है आपकी मेनली ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्शन करेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ या वायु में दहन करने पर, वायु में जलाने पर क्या होगा, अभी ने डिस्कस किया था, क्या बनता है आपका धातु ऑक्साइड बनता है। जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कॉपर है आपका, अगर कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही अगर हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्या बनता है, ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर के साथ करेंगे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ करेंगे सोडियम ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड बनता है आपके साथ। एल्युमिनियम के साथ करते हैं ऑक्सीजन की तो आपका क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये पहला गुणधर्म है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास है, धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये आपका पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म पे चलते हैं। हाँ, तो इसी गुणधर्म में एक आपका टॉपिक आ जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा टॉपिक आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लों और अक्षार दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और अक्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, धातु ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं, धातु ऑक्साइड अभी डिस्कस किया था कैसे बनते हैं। धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। और वो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, अम्लीय हमेशा अक्षारीय प्रकृति होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल और अक्षार
ऐसे धातु ऑक्साइड भी है जो अम्लों के साथ भी और क्षारों के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर देते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपका जिंक ऑक्साइड, दोनों इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी और जिंक ऑक्साइड भी, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है और जिंक ऑक्साइड भी, आपके दोनों ऑक्साइड आपके इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपके क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है आपका, भाई ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड होगा आपका और एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। काफी इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, उभयधर्मी ऑक्साइड की डेफिनेशन आ जाती है या इससे रिलेटेड आपका ये पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है या इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड था आपका ये। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ है आपकी रिएक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। अब है एनोडीकरण। अब क्या है आपका एक एनोडीकरण है। एनोडीकरण क्या चीज होती है, एनोडीकरण, एनोडाइजेशन बोलते हैं हम इसको। एनोडाइजेशन क्या है, यह विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु, आमतौर पर आमतौर पर भी और खास तौर पर भी एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। यानी कि जैसे लोहे को जंग लग जाता है आपका, ऐसे ही ये एक जंग के रूप में काम करता है या एक परत के रूप में करता है काम आपका एल्युमिनियम के ऊपर। एल्युमिनियम ही एक ऐसी धातु है जो उसकी ऑक्साइड है उसको जंग से बचाती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के ऊपर आपकी एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्सीजन की परत जम जाती है, या हम जमा देते हैं ऑक्साइड की परत सुरक्षात्मक रूप से। ठीक है, तो उसी को हम एनोडीकरण कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। क्यों किया जाता है ये, क्योंकि इसको जंग से बचाया जा सकता है ना, लंबा टाइम इसका यूज किया जा सकता है। लाभ क्या होगा, जंग से आपकी सुरक्षा हो सकती है और सतह की कठोरता बढ़ जाती है। यहाँ पर आपकी सतह की क्या हो जाती है, आपकी कठोरता बढ़ जाती है, सतह की कठोरता बढ़ जाती है, जंग से सुरक्षा होती है। सुंदर और आकर्षक फिनिश, यानी बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। रंगाई संभव है इसकी, यानी कलरिंग कर सकते हैं हम। टिकाऊपन और लंबी उम्र इसकी बढ़ जाती है। तो ये लाभ हो जाता है एनोडीकरण से, ये लाभ हो जाता है आपका एनोडीकरण है क्या वो समझेंगे एक बार फिर। आपका विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ये ऐसी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। वो क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि उसको हम जंग से सुरक्षित रख सके। सतह की कठोरता बढ़ जाती है उसकी, सुंदर और काफी आकर्षक लगती है। रंगाई संभव है, यानी डाई कर सकते हैं उसके ऊपर, वैसे एल्युमिनियम पे डाई नहीं कर सकते हम। टिकाऊपन और उसकी उम्र है जो वो लंबी हो जाती है, एजिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये एनोडीकरण है आपकी। धातु की सतह को सुरक्षित और सुंदर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। कैसे कैसे हम इसके ऊपर ये परत चढ़ाते हैं ऑक्साइड की, किसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर ये परत चढ़ाते हैं। तो कैसे चढ़ाते हैं, ये प्रक्रिया है देखिए आपका, ये एक इलेक्ट्रोलाइट विलेन है आपका। ठीक है, एक जो रोड ली जाती है वो एनोड के रूप में ली जाती है, कैथोड के रूप में ली जाती है। जो एनोड के रूप में लेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, वो एल्युमिनियम की ली जाएंगी। जो एनोड के रूप में लेंगे हम वो एल्युमिनियम लेंगे, और जो कैथोड के रूप में लेंगे वो स्टील भी ले सकते हैं और शीशा यानी लेड भी ले सकते हो। नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन एनोड के रूप में। ठीक है, यहाँ से हम इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, धातु को सबसे पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। धातु को सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका साफ किया जाता है। उसे इलेक्ट्रोलाइट वाले विलेन में यानी एनोड के रूप में डूबा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का विलेन है, इसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको डुबा देते हैं एल्युमिनियम को एनोड के रूप में। ठीक है, फिर कैथोड यानी नेगेटिव के रूप में शीशा, स्टेनलेस स्टील, शीशा या ले ले या स्टेनलेस स्टील ले सकते हो, वो रखा जाता है, इसके साथ ज्वाइंट किया जाता है। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के। यहाँ पर फिर हम इसके बाद विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड करते हैं। धातु की सतह पर फिर क्या हो जाता है, आपका ऑक्साइड की परत जम जाती है, परत को सील किया जाता है ताकि यह अधिक टिकाऊ हो जाए। तो ये प्रक्रिया इसकी आपकी एनोडीकरण की। एनोडीकरण में क्या किया जाता है, सबसे पहले धातु हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें
इलेक्ट्रोलाइट जो विलेन हमने लिया है उसके अंदर एनोड के रूप में जो एल्युमिनियम हमारे पास है उसको डुबो देते हैं, और कैथोड के रूप में यानी नेगेटिव है उसमें शीशा या स्टील एक ले लेंगे इसमें से, वो इसके साथ कनेक्ट करके इसमें भी डुबो देते हैं। और ये इसमें से धीरे धीरे क्या हो जाती है आपकी, इसके ऊपर ऐसे आपकी परत जमनी शुरू हो जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद, तो ये है आपकी। और उपयोगी क्या है, एल्युमिनियम और उसकी मिश्र धातुओं में काफ़ी ये आपकी उपयोगी होती है। तो ये है आपका एनोडीकरण, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपकी दूसरी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके ऊपर चलते हैं। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक गुणधर्म है जो आपका, वो क्या है, तो रासायनिक गुणधर्म सेकंड आपका, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होता है। जब भी धातुएं होती है ऑक्सीजन के साथ, हमने देख लिया क्या क्या चीजें होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और उसकी फिर एप्लीकेशंस यानी यूजेस देखिए कैसे कैसे हम उसमें काम में लाया जा सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम के ऑक्सीजन उसके साथ कराते हैं तो ऑक्साइड बन जाते हैं धातु, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और वो उससे उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ऐसे ही जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, धातुओं की जब हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है आपका, धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। धातु ऑक्साइड और क्या बनाती है आपकी, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। धातु ऑक्साइडों की फिर अगर जल के साथ करेंगे यहां से, तो धातु और जल की ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो धातु ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस, और धातु की ऑक्साइडों के साथ की, धातु ऑक्साइडों की जल के साथ की तो धातु हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम, धातु मान लो हम क्या ले लेंगे, धातु की और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, Na ले लेंगे हम, यहाँ पर सोडियम धातु है, ठीक है, प्लस जल है हमारे पास क्या है, H2O है। जल क्या बन जाएगा आपके पास है, जल है आपके पास H2O, तो सोडियम की H2O के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया की तो धातु ऑक्साइड होना, तो ये क्या बन जाता है आपका Na2O, और साथ में कौन सी क्या चीज मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से मुक्त हो जाती है, ठीक है। जब भी धातु की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर धातु ऑक्साइडों की जल के साथ अभिक्रिया करें तो धातु आपका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हमने धातु ऑक्साइड Na2 ही ले लेंगे हम, Na2O ले लेंगे, और ये है आपका जल, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका, धातु ऑक्साइड NaOH बन जाता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। तो जब भी हम क्या करते हैं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाती है। धातु ऑक्साइडों की, ये जो धातु ऑक्साइड बना है इसकी दोबारा से फिर जल के साथ करेंगे अभिक्रिया, क्या बनती है आपकी, धातु हाइड्रोक्साइड आ जाता है। OH है जिसके पीछे भी आपके पास OH लगता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और O2 आ जाता है, O आ जाता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है आपके पास, ठीक। ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं। तो दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म है वो, जब भी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है जो आपकी वो रिलीज होती है, ठीक है। तो देखिए कुछ धातुएं क्या होती हैं आपकी, जल के साथ अलग अलग उनकी रिएक्शन होती है। जल के साथ अभी विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया, ठंडे पानी के साथ हमेशा क्या होती है, सोडियम और पोटासियम ही रिएक्शन करती है। जो सोडियम और आपकी पोटासियम धातु है, दो धातु हैं सोडियम और पोटासियम, वो हमेशा ठंडे जल के साथ ही क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। सोडियम और पोटासियम धातु है आपकी, वो हमेशा ठंडे जल के साथ ही क्या करती है, आपकी अभिक्रिया करती है। गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। गर्म पानी के साथ कौन है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, हमेशा गर्म पानी के साथ क्या करता है, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा। भाप के साथ आपका आयरन और जिंक, आयरन और जिंक हमेशा भाप के साथ रिएक्शन करेगा। है तो ये जल के ही रूप है आपके, है ना, ठंडा जल है यानी आइस हो गया आपका, और भाप होगी और सीधा आपका पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, ये ठंडा पानी हो गया, ये भाप होगी। ये जब भाप, हमेशा भाप के साथ हमेशा कौन, आयरन और जिंक अभिक्रिया करते हैं। भाप के साथ हमेशा आयरन और जिंक अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल के साथ हमेशा आपकी सोडियम और पोटासियम
अभिक्रिया करता है। गर्म पानी के साथ हमेशा आपकी मैग्नीशियम धातु है जो वो अभिक्रिया करेगी। ठीक है, कॉपर है आपका एजी यानी आपका चांदी है, एयू यानी आपका सोना है। ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, किसी भी पानी के साथ आपकी कोई अभिक्रिया नहीं करती। ये आपका क्या है, चांदी है, ये सोना है, ये कॉपर है, एजी एयू और सीयू है, ये अभिक्रिया नहीं करते जल के साथ। अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, हम गहने बनाते हैं, है ना, गहने जो बनाते हैं वो सोने के बनाते हैं, चांदी के बनते हैं आपके गहने। अगर वो बार बार पानी में हाथ जाता है हमारा, तो अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी उनके ऊपर जंग लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभिक्रिया नहीं करते। कौन नहीं करते? कॉपर नहीं करती, आपकी चांदी नहीं करती, और आपका सोना, ये कोई भी अभिक्रिया जल के साथ नहीं करते। तो ये जल के विभिन्न धातुओं के साथ अभिक्रिया आपकी ठंडे पानी के साथ है, गर्म पानी के साथ कौन करता है, भाप के साथ कौन करता है, किसी के साथ कोई नहीं करता। तो ठंडे जल के साथ आपकी सोडियम और पोटासियम है, गर्म के साथ आपका मैग्नीशियम है, भाप के साथ आपका आयरन और जिंक है, लोहा और जिंक है। तो ये आपकी दूसरी तीसरी ये अभिक्रिया जो गुणधर्म है उससे रिलेटेड आपका एक एप्लीकेशन है, यूज है। भाई कौन कौन सी धातुएं आपकी जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन कौन से जल के साथ, ठंडे के साथ, गर्म के साथ, भाप के साथ कौन सी करेगी, किसी के साथ कोई सी नहीं करती है। अब क्या होता है आपका, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, जब भी धातुएं आपकी अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होगा, तीसरा गुणधर्म है आपका क्या होगा, जब धातुएं आपकी क्या होगी, अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, धातुएं हमेशा तनु अम्लों के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जितनी भी धातुएं होती हैं आपकी वो क्या काम करती हैं, अगर उनको हम अम्लों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, कौन सी ले, मैग्नीशियम ले ले। ठीक है, मैग्नीशियम की हम HCl के साथ करते हैं, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, ये MgCl2 और साथ में आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या है, रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को, तो बैलेंस देख लेंगे बाद में। तो धातु की तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा, मैग्नीशियम धातु ली हमने, इसकी HCl के साथ की है तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी लवण बनाइए, क्या बना आपका, लवण बना, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हुई है आपकी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। कौन सी गैस मुक्त हो रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस आपकी है जो वो मुक्त हो रही है। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं आपकी वो अम्लों के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगी, लवण और हाइड्रोजन, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड है और आपका हाइड्रोजन। ऐसे ही आप सोडियम के साथ ले सकते हैं, सोडियम के साथ लेंगे, सोडियम NaCl बन जाएगा आपके पास और हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, जैसे आपका सोडियम के साथ ले सकते हैं हम, तो सोडियम के साथ देखते हैं, Na है आपके पास सोडियम और HCl ले लो आप, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, NaCl बनेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए सोडियम की अगर HCl के साथ की है तो सोडियम क्लोराइड का आपको पता ही है, साधारण नमक होता है, लवण बोलते हैं उसको, और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये गुणधर्म क्या है, धातु जितनी भी है वो तनु अम्लों के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। लेकिन एक अपवाद है, जब धातुएं आपकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो है HNO3। ठीक है, तो HNO3 के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती जब भी कोई भी धातु आपकी अगर नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। ठीक है, ये नोट करना है आपको ये पॉइंट। ठीक है, कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती आपकी। ठीक है, तो ये गुणधर्म था आपका, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है आपकी। ठीक है, तो हाँ ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपका एक्वारेजिया। ठीक है, तो एक्वारेजिया आपके पास क्या है, एक्वारेजिया क्या होता है, शाही पानी है, एक
मार्क्स आता है, एक या दो में आपका ये एक्वारेजिया क्या है, इनमें से ऑप्शनल्स में भी आ सकता है, आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये भैया 1 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका 1 लाइनर में आ सकता है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया क्या है? गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने वाला रॉयल पानी यानी शाही पानी होता है। एक ऐसा अमल तैयार किया जाता है, ऐसा अमल का मिश्रण तैयार किया जाता है जिस अमल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को यानी सोने को और प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। उस अमल के मिश्रण के अंदर अगर हम क्या डाल दें, हम गोल्ड को डाल दें और प्लेटिनम को डाल देंगे तो वो गल जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक्वारेजिया होता क्या है वो देख लेते हैं। एक्वारेजिया आपका क्या चीज है? सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl और HNO3। ठीक है, HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग। ठीक है, आपका HCl का और प्लस HNO3 दोनों का मिक्सचर है। इसका तो हम क्या लेते हैं, 3 पार्ट लेते हैं और इसका 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो 3:1 के अंदर का मिश्रण होता है आपका एक्वारेजिया। 3:1 में आपका जो मिलकर जो चीज निकल के आती है, जो आपका अमल निकल के आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, HCl का 3 पार्ट लेना है और HNO3 का हमें क्या लेना है, 1 भाग लेना है। तो दोनों से मिलकर जो बनेगा आपके पास है वो क्या आएगा आपका, वो क्या आ जाता है आपका एक्वारेजिया आ जाता है। ठीक है, HCl 3 पार्ट लेंगे, HNO3 1 पार्ट लेंगे, क्लोरीन गैस बनेगी आपके पास है और आपका NaOCl और H2O बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो बन जाता है, सोना और प्लेटिनम को गलाने में ये समर्थ है। ठीक है, प्लेटिनम को और सोने को गलाने में क्या हो जाता है, आपका शुद्ध जो प्लेटिनम है, शुद्ध सोना है, उसको ये लिक्विड अवस्था में लेके आ सकता है। ठीक है, यह केवल सांद्रित अम्लों की शक्तिशाली मिश्रण है जो इन धातुओं को क्लोराइड के रूप में घोल देता है। ये जो धातुएं होती है क्लोराइड के रूप में आ जाती हैं। किसके रूप में आ जाते हैं? क्लोराइड। Cl2 आपका बन जाता है यहाँ पर क्लोराइड। देखो यहाँ पर आपका सोना था Au, ठीक है, AuCl बन जाता है आपका। अगर यहाँ पर हम सोना लेंगे तो ये AuCl के रूप में आ जाता है, AuCl2 के रूप में, गले हुए सोने का ये है आपका समाधान। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका, ये प्लेटिनम आ जाता है। ठीक है, प्लेटिनम आपका ऐसे डिजोल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया क्या हो जाता है आपका, 3 भाग आपका HCl और 1 भाग आपका HNO3 का जो मिश्रण होता है उसी को हम एक्वारेजिया बोलते हैं। और इस मिश्रण के अंदर हम सोने को भी और प्लेटिनम को भी घोल सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है एक सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है भाई सब की किस किस के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ अभिक्रिया है, धातुएं कौन सी किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, कैसे अभिक्रिया करती है। तो एक सक्रियता श्रेणी आपकी टेबल है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, सक्रियता श्रेणी धातुओं का उनका अभिक्रियाशीलता क्रम में लगाया गया, कौन सी धातु कितनी ज्यादा अभिक्रियाशील है और कितनी ज्यादा आपकी कम अभिक्रियाशील है, तो उनको एक क्रम दे दिया गया है। उस क्रम के अनुसार ही वो क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो जो क्रम के ऊपर है वो ज्यादा आपकी अभिक्रियाशील धातु है, जो क्रम के बीच में है वो बीच से की आपकी क्या है, अभिक्रिया होती है, कम अभिक्रियाशील है। लेकिन जो आपकी नीचे आ जाती है सब अभिक्रियाशीलता, जो श्रेणी के नीचे है, सबसे निचले हिस्से में है, वो आपकी अभिक्रिया नहीं करती है आपकी। ठीक है, तो ये अभिक्रियाशीलता आपका क्रम है। क्या क्या इसके अंदर आपका अभिक्रियाशीलता से, पहला आपका सोडियम है, ठीक है, पोटासियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है आपकी। ये सबसे ज्यादा क्या आपकी अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कौन? आपकी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपकी सबसे ज्यादा आपकी क्या है, ये आपकी रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं आपकी ये। ठीक है, एल्युमिनियम है आपकी, जिंक है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, ये आपकी क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। ये क्या है आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्ट ही नहीं करती। आप अभी कॉपर पड़ा था, ठीक है, मरकरी यानी पारा, और ये आपका चांदी है Ag, और ये आपका क्या है, सोना है। ये आपकी रिएक्ट ही नहीं करती है किसी के साथ। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिएक्शन इनका नहीं है। ठीक है, तो
अभी इनका रिएक्शन आपका नहीं है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी को। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है आपकी, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है आपकी, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु ना ही के बराबर है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है, जो वो अभिक्रियाशील धातुएं नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, किसी के साथ अभिक्रिया वो नहीं करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसी धातुएं हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा रिएक्शन पकड़ लेती है बहुत जल्दी। तो सोडियम के बारे में हमने पढ़ाई था, पोटासियम के बारे में। इनको हम किस में डुबो के रखते हैं? हम मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। अगर उनसे बाहर निकाल देंगे थोड़ी सी, अगर उनको थोड़ी सी भी गर्मी मिल जाती है तो वो आग पकड़ लेगी और आपकी एक्सप्लोजन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सूची में ऊपर की ओर स्थित रहते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये जल, अम्ल, ऑक्सीजन आदि के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जो सूची में सबसे ऊपर है ये जल के साथ, आपकी अम्लों के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी, ठीक है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगी आपकी, ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। सोडियम है, पोटासियम है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नीचे की ओर स्थित होती है। जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है ये सामान्य परिस्थितियों में स्थिर रहती है और कम अभिक्रिया करते हैं। ये अभिक्रिया करती ही नहीं है। आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, ये अभिक्रिया कम करती है। लेकिन सिल्वर है, जैसे चांदी है, चांदी आपकी काली हो जाती है तो वो क्या है आपकी कम अभिक्रियाशील तो है लेकिन कम है, उस पर भी जंग लगता है। लेकिन सोने पे बहुत कम जंग लगता है, सोना बहुत कम खराब होता है और बहुत कम आपकी क्या है ये अभिक्रियाशील धातु है। कौन? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी से आपकी एक क्वेश्चन आ जाता है, सक्रियता श्रेणी में इनमें से आपका सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु आपकी क्या है, कौन है, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा कौन है। या इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, या घटते क्रम में लगाइए इनको। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर आपके धातुओं के जो सक्रियता श्रेणी है। तो इनको याद करने के लिए हमने क्या किया है, एक ट्रिक बनाई है। तो वो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। भाई सबसे ज्यादा कौन है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर है, और आपका पारा है, और ये आपका चांदी है, और ये आपका सोना है। तो इसके लिए हम इनको याद कैसे करेंगे? दो धातुओं की क्रियाशीलता क्रम की सीरीज याद रखने की सबसे आपकी आसान ट्रिक है। ये क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये आपकी सेम वही है, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है आपकी, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर और चांदी है आपकी, और ये सोना है। तो इसको याद करने के लिए के से आपका क्या है? केदारनाथ। का है आपका कैल्शियम, माली, ठीक है, केदारनाथ का माली, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये क्या, के कैल्शियम, केदारनाथ का माली, MALI, ये माली हो जाता है आपका, ठीक है, केदारनाथ का माली। और ये आलू है, आलू आपका जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो इस पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना है। तो इसको हमने ये इसके अंदर बनाया है। भाई केदारनाथ का माली, केदारनाथ का पोटासियम, ठीक है, और आपका Ca का माली, ठीक है, आलू आपका Al, एल्युमिनियम हो जाता है ये, ठीक है, और जिंक है, ठीक है, ये आयरन है आपका Fe, ये Pb है आपका लेड, और ये हाइड्रोजन है आपकी, और ये है कॉपर, कौन? ये है आपका कॉपर, ठीक है, और ये आपका Ag, और ये है आपका Au, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी ये सीरीज बन जाती है। केदारनाथ का माली आपका आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो इस सीरीज से आप क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस ट्रिक वर्ड से आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी केदारनाथ, के केदार और Na नाथ, Ca का, केदारनाथ का माली, ठीक, M मैग्नीशियम, Al माली, ठीक है, Zn और Fe, ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, ठीक है। केदारनाथ का, के केदार, Na नाथ, Ca का माली, ठीक है, माली आलू जरा फीके पी पकाता है, H कौन है? आगे आओ। तो ये बन जाती है आपकी इसकी ट्रिक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो इसको आप इस ट्रिक से
याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकती है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो यहाँ से आप इनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लगा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनता है आप इनसे बता सकते हैं। 1 नंबर का आपका, 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसे एक क्वेश्चन जरूर बन के आएगा आपका, तो उस क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक से आप याद करना जरूर करना इससे। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ऊपर से नीचे क्रियाशीलता घटती है और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण से निकाल सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन एक स्तर बिंदु की तरह काम करता है। ठीक है, यानी बीच का बिंदु है, ये आपका संदर्भ बिंदु है जो इन दोनों को जोड़ता है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को। यानी हाइड्रोजन गैस है जो वो ऐसी जगह है, ऊपर उसके क्या होती है ज़्यादा सक्रियशील है और नीचे आपकी कम सक्रियशील होती है, वो मध्यम से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसके अंदर आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं धातुओं की, किन के साथ अभिक्रिया कर सकती है, क्या क्या चीज़ें बनती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो आप ज़रूर इस क्लास को किए और इस क्लास को आप बार बार रिवाइज करें, देखिए, इसको समझिए। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट है इनमें, तो आप एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट्स में आप मेंशन करें, आपका डाउट ज़रूर हम सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।